जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो हमारे देश में आज एग्जैक्टली कोरिलेट होता है। साथियों, मैं एक किताब रिसेंटली पढ़ रहा था, रिबेल आइडियाज। ये मैथ्यू सईद नामक एक फेमस ऑथर है। इन्होंने ब्लैक बॉक्स थिंकिंग वगैरह जैसी किताबें भी लिखी है। बड़े फेमस है और बहुत लॉजिकल और रैशनल लिखते हैं। इस किताब को पढ़ते हुए मेरी एक बात ध्यान में आई कि हमारे देश में जो आजकल हालात है उनको एग्जैक्टली हम इस किताब में जो मुद्दे दिए हैं उनसे मैच कर सकते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे इन्होंने हमारे देश में इतना तहलका क्यों मचा है, इतनी इकोनॉमी डाउन हो रही है, इतने सारे फेलियर्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, शायद उन्हीं को डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी वजह क्या है ये डिस्क्राइब करने के लिए शायद ये किताब लिखी गई हो, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने सोचा कि चलो आप सबसे मैं ये इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसकी समरी है, ये शेयर करूं। तो साथियों, ये जो स्लाइड में है ये डेविड फॉस्टर वैलेस है। ये बड़े फेमस वक्ता थे। इनका एक केनियन कॉलेज में एक प्रोग्राम था स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी का सेंड ऑफ जैसे फंक्शन होता है, उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया था उस स्पीच में। और ये स्पीच जो है टाइम्स मैगजीन ने अब तक की सबसे बढ़िया स्पीच दी, ऐसा उसको डिक्लेयर किया था। तो ये मुद्दा क्या था इनका, जो स्पीच था इसमें एक खास करके एक पॉइंट उन्होंने पर्सपेक्टिव पर बोला था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पर्सपेक्टिव, हमारा दृष्टिकोण जिस संदर्भ से पैदा होता है, जिस बैकग्राउंड अजम्पशन पे, बिलीफ पे ये दृष्टिकोण पैदा होता है, पर्सपेक्टिव पे पैदा होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके बारे में उन्होंने एक कहानी सुनाई थी। और कहानी ये थी कि एक बुजुर्ग मछली है, वो एक तरफ से तैरते हुए जा रही है और दूसरी तरफ से दो जूनियर मछलियां आ रही है। और ये बुजुर्ग जूनियर से पूछता है, हाय गाइस, हाउस द वाटर। और ये जूनियर मछलियां आगे तैरते तैरते निकल जाती है और उनमें से एक दूसरे को पूछती है, अरे यार ये ठीक है, ये अपने को हाय वगैरह बोला, ये अपना बड़ा है, बुजुर्ग है, लेकिन ये क्या क्या पूछ रहा था, ये पानी क्या होता है, ये क्या चीज है, व्हाट द हेल इज वाटर। तो इसमें से वो अपने स्पीच में संदेश देना चाहते थे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कि जो मछलियां पानी में तैर रही है उनको यही नहीं पता है कि वो पानी में तैर रही है। तो उनका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, वही नहीं पता है उनको। तो ऐसे काफी सारे लोग, ज्यादातर लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, और खास करके इंडिया जैसी सोसाइटी में तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि जिस आधार पर, जिस अजम्पशन पर, जिस बिलीफ पर, जिस श्रद्धा पर लोग अपनी जिंदगी जीते जाते हैं और दूसरों से उस पर आर्ग्यूमेंट करते हैं, दूसरों को भी उस तरीके का बर्ताव करने पर मजबूर करते हैं, फोर्स करते हैं, उसके लिए लड़ जाते हैं, दंगे फसाद करा देते हैं, लोगों को मार काट देते हैं, उस अपने दृष्टिकोण को, पर्सपेक्टिव को जानने में वो सफल नहीं होते हैं, वो असमर्थ होते हैं, उनको समझता ही नहीं है। इसे कहते हैं पर्सपेक्टिव ब्लाइंडनेस। और जब पूरी सोसाइटी, पूरा समाज इस तरीके से एक अंधेपन में बहते जाता है तो उसे कहते हैं कलेक्टिव ब्लाइंडनेस। तो इससे और आगे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। तो ये जॉन क्लिस करके है, ये इंग्लिश कॉमेडियन थे। ये इनका एक ट्वीट मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था कि एवरीबडी हैज थियरी, मतलब सबकी अपनी अपनी एक थियरी होती है। थियरी मतलब उनकी जो भी विचारधारा है, उनका जो तात्विक उनकी जो भावना है, उसकी पार्श्वभूमि है, ये होती है। और ये बात कुछ अजीब नहीं है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग भावनाएं होती है, अलग अलग थियरी होती है, और ये अलग अलग होने की वजह से उनमें डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। फिर कभी कभी वो आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, ये भी कोई अजीब बात नहीं है। सबसे अजीब बात यह है, सबसे डेंजरस बात यह है कि मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनकी थ्योरी क्या है, वो किस जरिए से, किस एंगल से जीवन जी रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपने मुद्दों को रख रहे हैं, उनको पता नहीं होता है। ये सबसे ज्यादा डेंजरस लोग होते हैं। तो ऐसे ये डेंजरस अंध लोग काफी सारे हैं हमारे समाज में, बहुत सारे हैं। तो इसके लिए
ये जो किताब है इसमें कुछ इन्होंने लीडरशिप, टीम वर्किंग की, ये जो टीम है, हमारा जो देश है, इसकी जो लीडरशिप है, अलग अलग लेवल की लीडरशिप, चाहे वो समाज में आपके गांव के लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, या राज्य के लेवल पर लीडरशिप हो, या देश का नेतृत्व हो, ये इनमें और लोगों में किस तरीके का बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है, उनकी नॉलेज की लेवल क्या होती है, उसके लिए कुछ डायग्राम्स मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए दिखाने वाला हूँ। तो पहली जो डायग्राम है इसमें देखिए कि ये डेविड है, अकेला है, अकेला सारा काम कर लेता है। तो ये काम कर करके कितना करेगा, उसको लिमिटेशन आ जाएगा, नॉलेज का लिमिटेशन आएगा, स्किल का लिमिटेशन आएगा, उसकी फिजिकल कैपेसिटी का लिमिटेशन होगा। तो इसकी वजह से कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। सो एज अ टीम, एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, ये ज्यादा आउटपुट नहीं दे पाएगा। अगर लेकिन ऐसे काफी सारे उसके इंटेलिजेंस के साथ लोग मिल जाते हैं और एक साथ काम करने लगते हैं, तो उनमें तीन तरीके की चीजें हो सकती है। अब इस डायग्राम में जो दिखाया है कि ये डेविड के साथ लोग तो जुड़ गए, लेकिन ये सारे एक ही तरीके की सोच रखते हैं। इनके सारों का ट्रेनिंग एक ही तरह का हुआ है। ये अपने जो सामने उनको जो लेंस लगा के दिया है, ये जो चश्मा लगा दिया है, उसके कलर के थ्रू ही सारी दुनिया को देखते हैं। उनके स्किल का लेवल भी सेम है, क्योंकि उनका ट्रेनिंग, थिंकिंग सब एक तरीके का है। वो आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग नहीं करते हैं। तो ये अगर 100 लोग भी एक साथ आ गए, 1000 भी आ गए, 1 करोड़ भी आ गए, 100 करोड़ भी आ गए, तो इनसे ज्यादा काम नहीं हो पाएगा। इनसे ज्यादा क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, नई चीजें बनाना, समाज को आगे ले जाना, देश की कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती है, सामाजिक, एजुकेशनल या हेल्थ से रिलेटेड, या कोई भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स है, फॉरेन रिलेशन है, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए ये सब लोग अलग अलग तरीके से नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग और इनकी जो नॉलेज लेवल है वो एक ही तरीके की है, जैसे कि ये एक ही फैक्ट्री के, सब एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स हो। तो इसको अनइंटेलिजेंट टीम बताया जा सकता है। अगर आगे की डायग्राम हम देखें तो यहाँ पर हम टीम मेंबर्स को देखते हैं, उनकी इंटेलिजेंस जो है, स्किल सेट है, वो अलग अलग तरीके का है। कोई इकोनॉमी में माहिर है, कोई गरीबों की समस्या में अच्छा है, तो कोई हेल्थ में उनका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, कोई है लेडीज, उसको फॉरेन रिलेशंस में बहुत अच्छा नॉलेज है। तो ये अलग अलग नॉलेज और स्किल के अलग अलग तरीके से सोचने वालों के स्किल का मिक्स है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ऐसा है कि ये एक साथ एज ए टीम काम ही नहीं कर रहे हैं। ये सब अपना मुंह अलग अलग दिशा में लटका कर वो अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, साथ आकर अपने देश की, समाज की प्रगति के लिए, अच्छाई के लिए ये साथ ही नहीं आ रहे हैं। तो ये इनमें विविधता तो है, लेकिन ये विविधता जो है ये किसी काम की नहीं है देश की प्रगति के लिए, समाज की प्रगति के लिए। तो इनको यूनाइट होना पड़ेगा। किस तरीके से यूनाइट होना पड़ेगा? इनको इस तरीके से यूनाइट होना पड़ेगा, इनको कुछ गोल्स सेट करने पड़ेंगे, इनको कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे, एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना होगा, एक दूसरे को एडजस्ट करना होगा। तो ये अलग अलग किस्म के इंटेलिजेंस के, अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग तरीके से ट्रेन हुए, अलग अलग इंस्टीट्यूट से इन्हें स्किल सेट पाया है। और ऐसे लोग जब किसी कॉमन गोल से, देश की प्रगति के लिए, समाज की उन्नति के लिए एक साथ आ जाए, अपने अपने डिफरेंसेस को भुलाकर कॉमन गोल में अपने अलग अलग जो नॉलेज और स्किल का सेट है उसको इस्तेमाल करे, तो ये इंटेलिजेंट टीम बनती है और ऐसे देश आगे बढ़ते हैं। और इसमें आगे जाकर एक मुद्दा है साथियों, जो सबसे अहम है, मुझे लगता है कि अपने देश में इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। तो यह है लीडरशिप का। अब ये अलग अलग स्किल सेट वाले जो लोग हैं, ये मैंने स्क्वायर्स दिखाए, इसमें ऊपर का जो स्क्वायर है आप वो देखिए, तो ये सारे एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। इनमें अच्छा कम्युनिकेशन भी है, ये अच्छा ही चाहते हैं, देश की प्रगति के लिए काम करने के लिए इनके पास स्किल है, नॉलेज है, अच्छा एटीट्यूड भी है। अलग अलग फील्ड से आए हुए, अलग अलग तरीके की डाइवर्स मेंटालिटी के लोग हैं। लेकिन इनका नेता ऐसा है कि ये उनकी बात
ध्यान से लेता ही नहीं, सीरियसली लेता ही नहीं। वो बस अपने मन की बात करता है और किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इन लोगों का सुनकर, उनकी राय लेकर, उनका एडवाइस बैकग्राउंड में लेकर फिर डिसीजन लेने की छोड़ता है। और ये उनकी सुनता ही नहीं है, और सुनता भी है तो उसे उस पर एक्ट नहीं करता है, बस अपने मन में जो आए उस तरीके का काम कर देता है। तो ये इतने इंटेलिजेंट लोग होकर भी, इतनी टीम बढ़िया होकर भी, इसका फायदा देश को, समाज को नहीं हो पाता है। तो इसका एग्जाम्पल आप इंडिया में देख सकते हो कि इंडिया में जब नोटबंदी हो गई थी तो रघुराम राजन जैसा वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट था, जो बड़े बड़े कंट्रीज में उसको गवर्नर बनाने की रेस में वो होते हैं, वो कुछ और बात कर रहे थे। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो अपोजिशन पार्टीज में थे वो कुछ अलग बात कर रहे थे, लेकिन इनको किसी को भी अंडरस्टैंड नहीं किया गया, उनका ओपिनियन बैकग्राउंड में लिया ही नहीं गया। बस एक आदमी को जो करना था उसने वो अनाउंस कर दिया, और उसको लगा कि बस यही बेस्ट चीज है दुनिया के लिए, और ये तो हिस्ट्री कर देगा, आतंकवाद मिटा देगा, ब्लैक मनी रोक देगा, इंडिया सोने की चिड़िया हो जाएगी, 50 दिन में सारा इधर का उधर हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो मुझे फांसी दे देना, किसी भी चौराहे पर फांसी दे देना। इस तरीके की बात हो गई थी, और कितना डिजास्टर हो गया। उसके बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गिरती जा रही है वो आज तक ऊपर नहीं हुई उठी है साथियों। यही बात हो गई लॉकडाउन के लिए। एक ओपिनियन था मेडिकल टीम का कि इस तरीके के लॉकडाउन अलग अलग हिस्सों में लगाए जाए, ऐसे स्टेजेस में लगाए जाए, लेकिन उनकी किसी की ना सुनकर हमारे लीडरशिप ने एक ही दिन एक ही रात लॉकडाउन लगा दिया, और लाखों लोग रास्ते पर आ गए। दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया ऐसा डिजास्टरस सिचुएशन, इंडिया में देखा गया। लोग रास्ते पर भूखे मर गए, बिना उपचार के, बिना ट्रीटमेंट के मर गए। काफी लोग रास्ते पर डिलीवर हो गए, औरतें और उनके बच्चे वहां पर रास्ते पर पैदा हो गए। बहुत बुरी तरह का इमोशनल सिनारियो इंडिया में हो गया था, क्योंकि लीडरशिप इतने सारे इनपुट, इंटेलिजेंट इनपुट होने के बावजूद भी उनको ध्यान में ही नहीं लेती है, बस अपने ही मन की बात करती है। और फिर आगे ऐसे हो जाता है कि फिर लीडरशिप को जो जो कोई अच्छी बात बताता है, लेकिन उनके थिंकिंग के या उनके मन के खिलाफ होता है, उनके टारगेट्स के खिलाफ होता है, उनको निकाल दिया जाता है। रघुराम राजन निकल गए, अच्छे अच्छे नेता जो अच्छी सोचते थे वो निकल गए, और फिर जो बच जाते हैं वो टीम पूरी वो लीडरशिप में समा जाती है, वो उसके पोपट हो जाते हैं, पंछी हो जाते हैं, और बस वो तोते की तरह फिर काम करते हैं। लीडर जो बात बोले उसमें बस आवाज मिलाओ, जैसा तोते का मालिक करे वैसे वो सब तोते उसी की तरह उसमें आवाज में हाँ मिलाते हैं, ना में ना मिलाते हैं। तो ये टीम एक लीडर की तोता टीम हो जाती है। इससे देश का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि लीडर की जितनी अकल है उतना ही देश का काम चलेगा, और लीडर की अगर अकल नहीं है, वो उल्टे दिमाग का है, तो फिर देश भी उल्टा हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हम देख रहे हैं कि मीडिया कोई भी सवाल नहीं करता है। जैसे ट्रंप को, या यहाँ पर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन को सीधे सवाल पूछ देते हैं, चुप करा देते हैं पत्रकार। और हमारे यहाँ पर तो पत्रकारों के सामने भी लीडर नहीं जाते हैं, बस लाइव कर देते हैं और मन की बात बताते हैं। तो मीडिया सवाल नहीं पूछता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन सवाल नहीं पूछते हैं, किसी भी राफेल डील स्कैंडल हो गया कुछ नहीं होता है, न्यायालय सवाल नहीं पूछता है, फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सवाल नहीं पूछती है, एडमिनिस्ट्रेशन सवाल नहीं पूछता है। अपोजिशन लीडर भी इतने दबाए जा रहे हैं कि वो भी अब सवाल पूछना बंद हो गए, कम हो गए। अगर वो सवाल पूछते तो उनको ईडी सीबीआई जेल में डाल दिया जाता है, उनको ब्लैकमेल कर दिया जाता है। तो ये इस तरीके की लीडरशिप है कि जिसमें सारा अपोजिशन, सारा इंटेलेक्चुअल, सारी टीम ये तोता टीम हो जाती है। तो ये देश के लिए बहुत घातक होता है साथियों, इससे देश की वाट लग जाती है। और ये यही हो रहा है हमारे देश में कि ये जो हमारी इकोनॉमी की, एम्प्लॉयमेंट की और सारी सुख शांति की जो सोशल हार्मोनी है उसकी जो वाट लगी है, हमारे बॉर्डर्स सुरक्षित नहीं है, सारा गृह युद्ध जैसी सिचुएशन हो गई है, ये इसलिए हो गई कि ये तोता टीम हो गई है, मोदी जी की गोदी टीम, तोता टीम। तो इसलिए हमें ऐसी लीडरशिप चाहिए कि जो सबको सबका साथ ले, सबकी बात सुने। और दो तरीके के ये एक्शंस होने चाहिए साथियों। जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो उसके लिए किसानों की सुनो, गरीबों की सुनो, आप माइनॉरिटीज की सुनो, मेजॉरिटी की सुनो, अपोजिशन पार्टी की सुनो, बाहर के जो एक्सपर्ट्स है उनकी सुनो, अपने टीम के एक्सपर्ट्स की सुनो, और फिर
अपना डिसीजन उस तरीके से लो। और अब जब डिसीजन लिया गया है सबके फेवर में, सबके हित में, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छा नेतृत्व होना चाहिए कि जो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के सारा इम्प्लीमेंट करे। लेकिन जब डिसीजन लेती है ऐसी लीडरशिप, तो उसको सारे लोगों का सारा व्यू ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि डिसीजन किसी कंट्री के इस मॉडर्न वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये पुराने जमाने की तरह नहीं छोटे छोटे डिसीजन है कि इस जंगल में रहना है कि नहीं रहना है, ये घर सुरक्षित है या नहीं, इस सांप को मार दिया जाए या नहीं मार दिया जाए। ये इस तरीके के डिसीजन नहीं होते हैं। और इसको ऐसी एक तरीके की जो ट्रेनिंग दिए हुए लोग एक साथ मिल जाते हैं और एक ही लीडर का सब मानते हैं, इन लोगों से ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। इसके लिए इंटेलिजेंट टीम जो अलग अलग तरीके से देखती है, उनकी अलग अलग बैकग्राउंड में वो अपब्रिंगिंग हुई है, ट्रेनिंग हुई है, और वो उनका एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, ऐसे नॉलेजेबल लोगों का इनपुट लेकर उससे फिर कंबाइन डिसीजन लिया तो देश हमारा प्रगति कर पाएगा, सुख शांति से रहेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। और बाहर के चाइना, पाकिस्तान जैसे जो देश हमें आग दिखाते हैं, नेपाल, ऐसे लोग फिर हमसे डर कर रहेंगे, हमारी सीमाएं भी सुरक्षित रहेंगी। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर कि एक देश, अच्छा खासा देश जिसकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, उसकी वाट लगाने में जो टीम है, टीम की लीडरशिप है, और जो देश की जो यंत्रणाएं हैं उनकी क्या भूमिका होती है और क्या भूमिका नहीं होनी चाहिए अगर देश को बचाना है, तो ये इस वीडियो द्वारा मैं आपको क्लियर कर सका हूं। अगर आप इस बात से सहमत होते हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदार में वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।